नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैल्यूएशन में आज हम बात करेंगे कि भाई हायर पेंशन में जब सरकार 60 महीने का एवरेज लेके चल रही है तो यहां पर कहीं ना कहीं हायर पेंशन बेनिफिशियरीज के साथ में गलत हो रहा है। ये मेरे पर्सनल व्यूज है, लेकिन इसके ऊपर जो मैं एनालिसिस दूंगा वो बहुत लॉजिकल दूंगा, क्योंकि वैल्यूडेशन में हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बात करते हैं। तो दोस्तों, हायर पेंशन में जो 60 मंथ्स का जो एवरेज चला गया है, इसके वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको पेंशन कम आ रही है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और इसके ऊपर किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रो राटा बेसिस का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2014 के नॉर्मल जो पेंशन थी वहां तक के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन प्रो राटा बेसिस के फॉर्मूला को ईपीएफओ ने हायर पेंशन में ला लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से पेंशन कम हो गई, क्योंकि जैसे ही आप दो हिस्सों में बांट लोगे, आप पहले हिस्से में भी कम पैसा लेते हो, दूसरे हिस्से में भी कम पैसा लेते हो, और उसके वजह से जो ओवरऑल समेशन बनता है वो भी कम बनता है, और उससे लोगों को कम पेंशन आती है। इस टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों आज हम डिटेल में बात करेंगे, और इसके ऊपर हिमाचल हाईकोर्ट का एक्चुअली जजमेंट आया कि प्रो राटा बेसिस सही नहीं है, तो दोस्तों उसको भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से कुछ सरकारी स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जैसे कि यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, और जो आम नागरिकों के लिए है, मतलब कि ईपीएस है, और ये दोनों कंट्रीब्यूशन स्कीम्स है। और इसलिए मैं एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करने की बात कर रहा हूं। अगर ये दोनों कंट्रीब्यूशन स्कीम्स नहीं होते तो शायद मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर पाता, लेकिन दोनों में एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सरकार को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसके बाद ही दोस्तों यहां पर कंट्रीब्यूशन का सम बनता है। और इसीलिए आज मैं कंपैरिजन करूंगा कि जब दो सरकारी स्कीम्स को कंपेयर किया जाए तो किस तरह से ईपीएस में लोगों को नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको ऑलरेडी हायर पेंशन मिल चुकी है, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हायर पेंशन मिलने की उम्मीद है, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अलग अलग हाईकोर्ट्स के जजमेंट आ रहे हैं और कभी ना कभी उन सबको भी पेंशन पक्का मिलेगी, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें, उनको भी पेंशन मिलेगी। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनली हम बात कर रहे हैं कि जब भी पेंशन मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी, उसका जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे। तो ईपीएस जो है उसमें जब हायर पेंशन निकाली जा रही है तो उसमें प्रो राटा बेसिस लिया जा रहा है। अब प्रो राटा बेसिस में क्या हो रहा है दोस्तों, 2014 की सीलिंग लगा दी है। 2014 की सीलिंग लगाने के बाद में 2014 के पहले, सॉरी सीलिंग नहीं बोलूंगा, उसको डिवीजन बोलूंगा, एक पार्टीशन बोलूंगा। 2014 के पहले एक तरह से पेंशन कैलकुलेट की जाती है और 2014 के बाद में एक तरह से पेंशन कैलकुलेट की जाती है, और उससे बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला जो है वो ऐसा आ जाता है कि आपको पेंशन कम मिल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसके ऊपर बात करेंगे, 60 मंथ्स ऑफ एवरेज। अब दोस्तों, जब 2014 के पहले पेंशन दी जाती थी, या 2014 के पहले जो आज भी लोगों को पेंशन मिल रही है, जिन्होंने हायर पेंशन अप्लाई की 2014 के पहले और उनको पेंशन मिल जा रही है, उनको दोस्तों 12 महीने का जो एवरेज है उसके हिसाब से पेंशन मिल रही है। जो उनकी लास्ट की जो बेसिक प्लस डीए थी 58th ईयर के, मतलब जब 57 से 58 के हुए होंगे, वो जो लास्ट के 12 महीने थे उसका जो एवरेज था वो लेकर उनका पेंशनेबल कैलकुलेशन किया जाता है, पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन जब हायर पेंशन मिल जा रही है तो 58 से लेके 5 साल वापस अगर आप जाएंगे, मतलब 53 से लेके 58 का जो आपका पीरियड है उसका जो एवरेज निकलता है उसके बेसिस पर आपकी पेंशन निकलती है। अब दोस्तों, ये फॉर्मूला फिक्स किया गया है ईपीएस के लिए ईपीएफओ के द्वारा। लेकिन वही अगर आप ईपीएफओ एम्प्लॉइज की बात करेंगे, जो खुद ईपीएफओ के ऑफिसर्स हैं, उनको जो ऑप्शन सरकार ने दिया यूपीएस में, वो पता है क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो चलिए पहले यूपीएस को समझते हैं। यूपीएस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी, और ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी 2004 तक। 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस ला दिया, नेशनल पेंशन स्कीम ला दी। उसमें एम्प्लॉय से 10% कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता था और 14% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार डालती थी। ऐसा 24% कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता था, और एंड में लोग चाहे तो कुछ पैसा निकाल सकते थे, 60% का पैसा निकाल सकते थे, 40% का पैसा उनको एन्युटी में डालना पड़ता था, और उससे कुछ पेंशन आती थी, वो फिक्स हो जाती थी, उसमें कोई डीए लिंक नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस आने लगे तो जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने सत्ता काबिज करने के लिए बार बार लोगों को यह वायदा दिया कि अगर हम पावर में आएंगे
तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाएंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में बिल्कुल 50% पेंशन मिलती थी, लास्ट सैलरी की, लास्ट ड्रॉ सैलरी की 50% पेंशन मिल जाती थी, और उसको डीए लिंक भी था, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती थी, बहुत अच्छी पेंशन थी। मतलब पहले के जमाने में जो लोगों को पेंशन मिलती थी वैसी पेंशन तो बिल्कुल माशाअल्लाह, क्या कहूं मैं, एकदम बढ़िया ही होगी, एकदम उससे अच्छी पेंशन हो ही नहीं सकती थी। तो वो थी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो जब अपोजिशन पार्टीज ने इस तरह के ऑफर स्टेट के लोगों को देना शुरू किए, स्टेट लोगों ने अपोजिशन पार्टीज को चुन के दे दिया। ऐसी अगर आप देखेंगे, पंजाब में अपोजिशन पार्टी की सरकार आ गई, हिमाचल में सरकार आ गई, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है। अगर हम यही बोलते रहेंगे कि एनपीएस देंगे, एनपीएस देंगे, एनपीएस देंगे, तो एक दिन सेंटर में भी हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार ने इसके ऊपर सोचा और फिर लाई एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या बोला कि जो एनपीएस में 10+14 ऐसा 24% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता था, यहां पर सरकार ने बोला कि एम्प्लॉय देगा 10%, सरकार देगी 10%, और एडिशनली सरकार डालेगी 8.5%, मतलब कि 28.5% हम यहां पर कंट्रीब्यूशन देंगे, और इसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और एंड में जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको लास्ट के 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% पेंशन गारंटी कर दिया जाएगा, उतना उसको देंगे। और ये जो पेंशन होगा ये होगा डीए लिंक्ड। अब दोस्तों, ओल्ड पेंशन और यूपीएस से पता है सिर्फ इतना ही फर्क है। ओल्ड पेंशन कहता था जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट महीने की जो सैलरी है उसका 50%, और यहां पर सरकार बोल रही है यूपीएस में लास्ट के 12 महीने के एवरेज उसका 50%, और थोड़ा सा वेरिएशन आता है, कुछ खास नहीं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम यूपीएस के फॉर्मेट में ऐसा ऐसा करके दे दी है। सरकार बेंड हो गई, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिस्टम को चलाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर सर्विसेज देना बंद कर दे जनता को तो सरकार की इमेज पे फर्क पड़ता है, और इसीलिए उनको खुश रखना बहुत जरूरी होता है। एक तरह का अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही होता है, और सरकार ने ये कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, किसी को तो फायदा हो रहा है, हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अच्छी पेंशन मिली है, उनको भी मिलनी चाहिए, हमको भी मिलनी चाहिए। हमारा तो ये स्टांस है। हम ये नहीं बोलते कि उनको क्यों दी जा रही है। अगर ईपीएफओ ऑफिसर्स को अच्छी पेंशन मिल रही है तो हमको इससे क्या दुख है? हम तो खुश है भाई, हम उनके सुख से दुखी होने वाले लोग थोड़ी। हम तो खुश है कि उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन वही ईपीएफओ ऑफिसर्स जब आम जनता का ईपीएस का फॉर्म रिजेक्ट कर देता है हायर पेंशन का, तब लेकिन दुख होता है कि भाई आप तो बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन हमको कैसे मिलेगा? आम जनता को कैसे मिलेगा? जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज उनको कैसे मिलेगा? जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज उनको कैसे मिलेगा? उनको नहीं मिल रहा, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो यही लॉजिक आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जब आप यूपीएस में 12 महीने का एवरेज ले सकते हो, ईपीएस में 12 महीने का एवरेज क्यों नहीं ले सकते हो? और जबकि वो भी फिक्स कंट्रीब्यूशन स्कीम है, ये भी फिक्स कंट्रीब्यूशन स्कीम है। आप वहां पर 28.5% देते हो, यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ आता है? यहां पर एम्प्लॉय अपना हायर पेंशन लेते वक्त 8.33% का कंट्रीब्यूशन देगा दोस्तों। 8.33% ऑफ द एक्चुअल सैलरी, मतलब जो एक्चुअल बेसिक प्लस जी होगा वो देगा। अब आइए एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करते हैं। अब ये जो कंपैरिजन होगा ये पता है किस तरह से होगा? अब देखिए, ईपीएस में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से 8.33% जाता है, और सरकार कितना कंट्रीब्यूशन देती है? 1.16% देती है। और जो 15,000 से ऊपर, मतलब सरकार जो कंट्रीब्यूशन देती है सिर्फ 15,000 रुपए तक देती है, लेकिन जो भी उसके ऊपर की सैलरी होगी, अगर समझ लीजिए किसी की 50,000 की बेसिक प्लस डी थी, तो जो रिमेनिंग है 35,000 रुपए, उसके ऊपर का जो 1.16% कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय दे रहा है ना? एम्प्लॉय से लिया जा रहा है, बिल्कुल हार्ड फैक्ट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है वो 8.33% प्लस 1.16%, मतलब कि 9.49% कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। तो यूपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन पड़ रहा है? सरकार का और एम्प्लॉय का मिलके 28.5% पड़ रहा है। ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन पड़ रहा है? सरकार का और एम्प्लॉय का मिलके 9.49% मिल रहा है। मतलब कि जितना यूपीएस में कंट्रीब्यूशन पड़ता है और जितना ईपीएस में कंट्रीब्यूशन पड़ता है, अगर इनका रेशियो निकाले तो यूपीएस में जो कंट्रीब्यूशन पड़ता है उसका 33.33% कंट्रीब्यूशन ईपीएस में पड़ता है, राइट? और अगर यूपीएस के फंड को मैनेज करके सरकार जो है 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ बेसिक प्लस डीए का सैलरी दे सकता है और उसको डीए लिंक कर सकता है, तो भाई जब 33.33% कंट्रीब्यूशन हम भी कर रहे हैं यूपीएस के लेवल का, तो भाई हमको प्रोपोर्शनेट रेशियो वहां प्रोराटा लगा दो, वहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस लगा दो और हमको भी उतनी पेंशन दे दो। मतलब कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए आ गई एवरेज लास्ट 12 महीने का, तो आपने उसको बुलाया कि उसको 50% देंगे, तो आप उसको कितनी पेंशन देंगे? एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका लास्ट 12 महीने का एवरेज बन रहा है 1 लाख रुपए का, आप उसको 50,000 रुपए की पेंशन गारंटी करते हो और आप बोलते हो कि उसको डीए लिंक कर देंगे।
तो हम बोल रहे हैं ये जो 50,000 बनेगा, अगर समझ लीजिए कोई ईपीएस का एम्प्लॉय है, उसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, उसका भी लास्ट का 12 महीने का एवरेज जो है 1 लाख रुपए की सैलरी, और अगर आप पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज दिखेंगे तो मैच कर जाएंगे। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है अच्छी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, टाटाज, महिंद्राज, बिरलाज, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए की सैलरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेसिक प्लस डीए की। तो अगर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय ले जो ईपीएस का मेंबर है और जिसकी लास्ट की 12 महीने की एवरेज आती है 1 लाख रुपए, एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले जिसके लास्ट की 12 महीने की एवरेज आती है 1 लाख रुपए, तो भाई आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 लाख का 50% मतलब कि 50,000 प्लस डीए दे पा रहे हो, तो ये जो व्यक्ति है इसने भी कंट्रीब्यूशन में 33.33% कंट्रीब्यूशन किया एज कंपेयर टू दिस गाय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया टोटल 28.5%, जो ईपीएस का जो एम्प्लॉय उसका कंट्रीब्यूशन आया 9.49%। अब 9.49% डिवाइड बाय 28.5 करेंगे तो आपको पता चलेगा 33% आता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 50,000 प्लस डीए दे पा रहे हैं, तो इस व्यक्ति को 50,000 इंटू 33% मतलब कि 16,700 का फिगर बनता है। 16,700 रुपए प्लस डीए आप क्यों नहीं हायर पेंशन दे सकते एट द सेम कंट्रीब्यूशन? आप उसके लिए 60 मंथ्स का एवरेज क्यों निकालते हो? आप उसको प्रोराटा अलग अलग 2 पोर्शन में क्यों डिवाइड करते हो? उसकी सैलरी क्यों कम करते हो? अब यहां पर जब सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो पता है सरकार आपको आंसर क्या देगी? सरकार आपको आंसर देगी कि भाई हमको जो फंड आता है यूपीएस में उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई ये जो ईपीएस का फंड है इसको इन्वेस्ट करने से कौन रोक रहा है आपको? करिए ना, सेम लेवल में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहां पर भी तो आप पेंशन फंड दे रहे हैं, वहां पर भी तो जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके नियम के अंडर ही जाके आप इन्वेस्ट करते होंगे। तो ईपीएस को भी नियम कीजिए, नियम वायलेट करने के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं हम, उनका फंड जैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईपीएस मेंबर्स का भी फंड वैसा ही इन्वेस्ट कीजिए। और अगर वहां पर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए दे पा रहे तो उसका 33% इस व्यक्ति को भी दे दीजिए, मतलब कि 16,000 प्लस डीए कर दीजिए। जो फैसिलिटी उसको दे रहे हैं उसको भी दे दीजिए। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल इसलिए क्योंकि आप करना नहीं चाहते। ये तो चाहे तो कर सकते हैं, और यही पर मैं कहता हूं कि दोगलापन बीच में आ रहा है। अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या होता है दोस्तों, जब कोई स्कीम्स बनती है ना, तो जो आदमी बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब यूपीएस बनाई तो किसी ऐसे ऑफिसर ने बनाई होगी जो उसने खुद के लिए बनाई, तो उसने बहुत बढ़िया बना ली। लेकिन जब उसको किसी और के लिए बनानी थी, ईपीएस एम्प्लॉयज के लिए बनानी थी, तो उसने कुछ इस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के बनाया कि भाई वहां पर फॉर्मूला कम हो जाए। और मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, फिर से एक बार समझाता हूं। अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको 50,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। ये 50,000 जो पेंशन दे रहे हैं इसका बेसिस क्या है? इसका जो फंड बन रहा है वो बन रहा है 28.5% की कॉन्ट्रीब्यूशन से। और जो ईपीएस एम्प्लॉई है अगर वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 9.49%, जो 28.5% का 33% होता है। तो अगर किसी को 28.5% पे 50,000 रुपए दे रहे हो तो भाई 9.49% वाले को कितना मिलना चाहिए? तकरीबन 16,500 रुपए मिलना चाहिए विथ डीए। पर क्या ये दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। वहां पर पेंशन उसकी ढलने से कम कर दी जाएगी। हो सकता है कि नॉर्मल फॉर्मूले से पेंशन उसकी 20,000 भी बन जाए, लेकिन वो डीए लिंक नहीं होगी। आने वाले समय में वो पैसा कम ही पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब सरकार ने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट वाली स्कीम बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो वहां पर डीए लिंक कर दिया, तब वहां सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट की स्कीम ईपीएस के लिए बनाई तो यहां पर डीए हटा दिया गया और साथ ही साथ 60 महीने का एवरेज ले लिया, ना कि 12 महीने का। और जब जब हम ये पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते, तो बोलते 2019 में हमने एक एक्चुअल वैल्यूएशन किया था, फंड का वैल्यूएशन किया था और हमको पता चला था कि 2019 में जो वैल्यूएशन किया तब डेफिसिट था। तो भाई ईपीएस एक्ट तो आपको कहता है कि हर साल आप वैल्यूएशन करो, तो आप फंड का वैल्यूएशन 2020 में क्यों नहीं किया, 21 में क्यों नहीं किया, 22 में क्यों नहीं किया, 24 में क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए ना। और अगर किया है तो फिगर क्यों नहीं बताते? क्या वो फिगर प्लस में है? क्या वो फिगर पॉजिटिव में है? वहां तो डेफिसिट नहीं होगा, फिर तभी वो फिगर आप नहीं बताते। तो बताइए, ट्रांसपेरेंटली बताइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। इस लॉजिक को डिफाई कीजिए कि यूपीएस के लिए आप 12 महीने का पीरियड ले रहे हो और ईपीएस के लिए आप 60 महीने का पीरियड ले रहे हो, इसका क्या लॉजिक बनता है? और दोस्तों ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि सीनियर सिटीजन एक अच्छा वोट बैंक नहीं है। अगर आप इकट्ठा होकर बढ़िया वोट बैंक बन जाएंगे तो शायद सरकार के बरकच्चे उड़ जाएंगे, शायद सरकार आपके लिए जाग जाएगी और तब शायद सरकार आपको कुछ अच्छा बेनिफिट देगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी में सरकार तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगी जब तक आप यूनाइटेड होके किसी चीज की मांग नहीं करेंगे। और सीनियर सिटीजन बहुत स्कैटर्ड फ्रेगमेंट, वो बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स को साथ में आने की जरूरत है। जो नेशनल एजुकेशन कमेटी दिल्ली में बैठी उसका सपोर्ट देने की जरूरत है, किसी किसी फोरम्स पे आने की जरूरत है। और इसी के लिए शायद हमने कोशिश की, हमने एक ग्रुप बनाया था यूनिटी फॉर वैल्यू एडिशन, जिसका QR कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें EPS से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस होती रहती है, बहुत सारे मेंबर्स इसके हैं, आप इसका मेंबर बनिए, आप भी डिस्कशन का पार्ट बनिए, आपके 2 सेंट्स आप दीजिए, शायद आपके विचारों से लोगों को फायदा होगा, शायद लोगों के विचार सुन के आपको फायदा होगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, यहाँ QR कोड भी आपको दे रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों, जब कोई लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, जब आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो उनको सब्सक्राइब भी कीजिए, उनके वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई और EPS के ऊपर कोई वीडियो नहीं बता रहा है, आप ढूंढ लीजिए पूरा यूट्यूब, इतना लॉजिकली आपके फेवर में कोई और लड़ता नहीं जितना लॉजिकली वैल्यू एडिशन लड़ता है। और अगर वैल्यू एडिशन आपके लिए लड़ रहा है तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अपने विचार बताएं, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि जो लॉजिक मैंने आपको दिया कि UPS के मेंबर्स को आप 28.5% का कंट्रीब्यूशन लेके 12 महीने का एवरेज लेके 50% की बेसिक आप पेंशन आप गारंटी करते हो, तो उसी तरह से 9.5% का कंट्रीब्यूशन लेके आप UPS के कंपैरिजन में 33% का प्रोराटा लगा दीजिए और उसके ऊपर से हायर पेंशन दे दीजिए, डीलिंक कर दीजिए। क्या दिक्कत है? फंड सिमिलर है, प्रपोर्शन बराबर है, 33% का कंट्रीब्यूशन है तो 33% का हम पेंशन भी मांग रहे हैं। फंड को सिमिलर तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जब आप ये सब चीजें कर सकते हो और आपके पास डेटा अवेलेबल है, जब आप UPS में उतना अच्छा फंड मैनेज कर सकते हो तो EPS का फंड क्यों अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सकते? वो उसका जवाब दीजिए। जो आपने वैल्यूएशन 2019 का किया, कि आपने उसके बाद कोई भी फंड का वैल्यूएशन किया ही नहीं? और अगर किया है तो उसको बताइए, वो बताइए, जनता के सामने लाइए और जस्टिफाई कीजिए कि क्यों आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, है ना? हो सकता है मैं शायद कहीं गलत हूं, तो कोई EPFO ऑफिशियल अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकता है। अगर मैं गलत हूं तो मैं सॉरी बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो भाई EPFO ने ये मत जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सामने रखना चाहिए और इसकी थोड़ी सी गुजारिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए तो जरूर बताइएगा, मैंने कैलकुलेशन ठीक से किया ऐसा मुझे लगता है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं हो जाती है गलतियां। अगर आपको लगता है तो जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन आपके फायदे का चैनल है, आपके मतलब की बात करने वाला चैनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, फ्री स्पीच देता है, हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, हम सरकार से जवाब ले सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है भारत का नागरिक होने के नाते। तो दोस्तों, उसी अधिकार को हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि सीनियर सिटीजन का जितना फायदा हो सके, उनके मतलब की जो बात हो सके, वो हम इस चैनल पे करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी ही मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।